Good morning, everyone. Welcome to Success Spark Academy. Today we are going to study about force, friction and pressure. फोर्स क्या है? अगर सिंपल भाषा में बात करें, फोर्स एक पुश और पुल, किसी भी चीज को धक्का देना या किसी भी चीज को खींचना फोर्स कहा जाता है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? यानी कि इसको मेजर कैसे करते हैं? जैसे लेंथ है, लेंथ को हम मीटर में मापते हैं, वैसे ही फोर्स को हम न्यूटन में मापते हैं। ये इसकी एसआई यूनिट है। पूछ लिया जाता है कई बार, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स एंड व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो वो है डाइन। कई बार इसके बीच में रिलेशन भी पूछ लिया जाता है कि न्यूटन और डाइन के बीच में क्या रिलेशन है। तो 1 न्यूटन बराबर है 10⁵ डाइन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार यहां से। इसके बाद यहां हम बात करें एसआई और सीजीएस यूनिट के बारे में। जो एसआई यूनिट है वो इंटरनेशनल सिस्टम है, यानी इंटरनेशनल लेवल पे हमने डिसाइड किया कि इस क्वांटिटी को इस यूनिट में मेजर करना है। सेम सीजीएस के अंदर, सीजीएस क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। यानी कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम लेंथ को मेजर करेंगे सेंटीमीटर में और मास को मेजर करेंगे हम ग्राम में और टाइम को मेजर करेंगे हम सेकंड में। इसके साथ हमारा एक और सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं एफपीएस, जिसके अंदर लेंथ होती है फुट के अंदर और मास होता है पाउंड के अंदर और टाइम मेजर किया जाएगा सेकंड में। नेक्स्ट, हमें कुछ रिलेशंस पता होने चाहिए कि फोर्स के बेसिस पे क्या क्या न्यूमेरिकल्स आते हैं। एक रिलेशन है हमारे पास कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। यानी किसी भी न्यूमेरिकल में हमें कोई भी दो वैल्यू दी हुई मिलेंगी और हमें तीसरी वैल्यू को निकालना होता है। अगर हमें फोर्स निकालनी है तो वो हमें मास और एक्सेलरेशन देगा, और एक्सेलरेशन ना देगा तो एक्सेलरेशन निकालने के तरीके देगा। यानी कि एक्सेलरेशन क्या होगा, कहां से निकाल सकते हैं इसको? एक्सेलरेशन को अगर डिफाइन करें तो वो होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मतलब क्या है कि अगर आपको वो डायरेक्ट एक्सेलरेशन ना दे, आपको दे दे कि कोई भी ऑब्जेक्ट इस वेलोसिटी से इस टाइम से अपने वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, तो वहां से तुम यूज करके निकालोगे पहले एक्सेलरेशन। उसके बाद एक्सेलरेशन को पुट करोगे इस फॉर्मूले में और मास के साथ मल्टीप्लाई करके तुम निकालोगे फोर्स। अब हम वेलोसिटी समझ लेते हैं भाई क्या होती है। वेलोसिटी होती है चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। कि यानी पर यूनिट टाइम उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है उसको बोलेंगे स्पीड, और टाइम के हिसाब से उसकी स्पीड में कितने चेंजेस आ रहे हैं उसको बोलते हैं वेलोसिटी।
और टाइम के हिसाब से उसकी वेलोसिटी में कितने चेंजेस आ रहे हैं उसको बोलते हैं एक्सेलरेशंस। आई थिंक यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं जिससे समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास गिवन है तुम्हें 2 kg और उसकी एक्सेलरेशन गिवन है तुम्हें 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहां आपसे वो पूछना चाहता है कि फोर्स क्या होगी। अगर इसको समझें कि 2 किलोग्राम मास वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी फोर्स लगाएं कि वो इस एक्सेलरेशन से मूव करना शुरू हो जाए। हमारे पास एक रिलेशन है जिसमें है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास कितना है 2 kg, एक्सेलरेशन कितनी है 0.2 मीटर पर सेकेंड। ये ना लिखो तो भी चल जाएगा, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई 0.2। तो फोर्स कितनी आएगी हमारी 0.4 न्यूटन, क्योंकि फोर्स को किस में मेजर करते हैं न्यूटन के। ठीक है, अब फोर्स के इफेक्ट पढ़ते हैं कि फोर्स क्या क्या इफेक्ट डालता है। इफेक्ट ऑफ फोर्स, सबसे पहली चीज कि ये मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है। सेकंड, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन के अंदर है या बोले रेस्ट पोजीशन में है तो उसको मोशन में ला सकता है। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है। फोर्थ, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज को चेंज कर सकता है। These are the effect of force। उसके बाद कुछ रिलेशंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं या कुछ फैक्ट हैं जो हमें पता होने चाहिए फोर्स के बारे में। जैसे हम एक ऑब्जेक्ट लेके चलते हैं या एक बॉक्स मान लो, तुम काफी टाइम हो गया ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक बॉक्स मान लिया जिसपे यहां से राम नाम का कोई भी व्यक्ति इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। फोर्स को किस में मेजर करते हैं न्यूटन में। तो यहां उसने 5 न्यूटन फोर्स लगा दी। ठीक है, अब दूसरा व्यक्ति आया श्याम नाम का व्यक्ति, इसने क्या किया कि इसकी हेल्प करनी चाहिए और इसने भी 5 न्यूटन फोर्स लगा दिया। यहां पर नेट फोर्स की बात करेंगे तो वो निकलेगी हमारी 10 न्यूटन। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि जब भी फोर्स सेम डायरेक्शन में लगेगी तो हमेशा फोर्स ऐड होगी, और फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी तो वो सबट्रैक्ट होगी, यानी कि माइनस होगी। यहां पर नेट यानी टोटल टोटल फोर्स कितनी लगी। इसका अपोजिट कोई केस लेते हैं जिसके अंदर मान लिया कि इस बॉक्स के ऊपर एक फोर्स इधर से लग रही है 10 न्यूटन की और एक फोर्स इधर से लग रही है 7 न्यूटन की। अब यहां कौन किस डायरेक्शन से फोर्स है? अपोजिट डायरेक्शन से। अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स के अंदर अगर हमने नेट यानी टोटल फोर्स निकालनी है तो हम क्या करेंगे? सबट्रैक्ट, यानी कि 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3 न्यूटन फोर्स क्या बचेगी? नेट फोर्स बचेगी हमारी।
आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। कुछ इफेक्ट्स हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कुछ इफेक्ट हैं जो फोर्स के द्वारा लगाए जाते हैं ऑब्जेक्ट पे। जैसे मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो मोशन में ला सकता है, उसकी शेप को चेंज कर सकता है, उसके साइज को चेंज कर सकता है। कुछ एप्लीकेशंस लगा लो या कुछ फैक्ट लगा लो, वो ये है कि अगर फोर्स सेम डायरेक्शन में लगेगी तो हमें नेट फोर्स निकालने के लिए उसको ऐड करना पड़ेगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी तो उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसी बेसिस पे हम टाइप पढ़ लेते हैं कौन कौन सी फोर्स होती हैं। जैसे कि बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स में क्या होगा, नेट फोर्स हमेशा जीरो होगी। नेट फोर्स बी ऑलवेज जीरो। उसकी अपोजिट होगी अनबैलेंस्ड फोर्स, जिसके अंदर नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकती, यानी कि कुछ ना कुछ तो वैल्यू निकलेगी, जीरो नहीं होगी। जैसे हमने एक केस लिया था कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स पे हमने 5 न्यूटन इधर से फोर्स लगाया था और 5 न्यूटन इधर से फोर्स लगा देते हैं। दोनों साइड से क्या आ रहा है, 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है। अपोजिट डायरेक्शन से लग रहा है तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में नेट फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो नेट फोर्स क्या आ जाएगी, 0 न्यूटन। दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज बैलेंस फोर्स। और अनबैलेंस फोर्स में किसी एक डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का मूव करना तय है। क्यों? जैसे मान लो हमने ये बॉक्स लिया, इस बॉक्स पे हमने इधर से 10 न्यूटन फोर्स लगाया और इधर से 12 न्यूटन फोर्स लगाया। नेट फोर्स हमारी क्या आएगी, 2 न्यूटन। अब ऑब्जेक्ट मूव किस डायरेक्शन में करेगा, जिस डायरेक्शन में हम एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट की मूवमेंट होगी टूवर्ड लेफ्ट साइड। दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज unbalanced force. Other than this type of force, we have more than 2 to 3 types of force also. उनको हम डिवाइड करेंगे कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में। कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स के नाम से पता चल रहा है कि ऐसी फोर्स जो कोई भी दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में आने के बाद काम शुरू करें। जैसे कि टाइप है मस्कुलर फोर्स, सेकंड है इज फ्रिक्शनल फोर्स। उसके बाद नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें तो उसमें है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। सेकंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड थर्ड इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब एक एक करके पढ़ते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसी फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने के बाद या कांटेक्ट से एक्सर्ट हो। मस्कुलर फोर्स यानी कि दो मसल्स के आपस में कांटेक्ट होने की वजह से वो फोर्स काम करती है।
हमारी बॉडी की जो मूवमेंट है वो मसल्स की मूवमेंट की वजह से होती है। नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल फोर्स। ये भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन की वजह से, यानी कि फ्रिक्शन क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। फ्रिक्शन होता है किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट जो होती है, अपोजिट डायरेक्शन में जो मूवमेंट होती है उसे बोलते हैं फ्रिक्शन। और इसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से जो फोर्स जनरेट होती है उसे बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। यहां पर भी दोनों ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आए हैं और यहां पर भी दोनों मसल से कांटेक्ट में आए हैं, इसीलिए मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स से कांटेक्ट फोर्स के अंडर आते हैं। नेक्स्ट है नॉन कांटेक्ट फोर्स। मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल अलग अलग समझते हैं। मैग्नेटिक फोर्स जिसके अंदर दो मैग्नेट की वजह से फोर्स एक्सर्ट होती हो, जैसे हमने दो मैग्नेट लिए जिसका ये नॉर्थ पोल मान लिया, ये साउथ, और सेम इसी तरफ ये नॉर्थ पोल और ये साउथ। दो केसेस होते हैं यहाँ पे, एक तो फर्स्ट है ये केस और सेकंड केस होता है कि जब हम अपोजिट पोल को एक दूसरे की तरफ लेके जाते हैं, जैसे कि ये वाला। इसमें क्या है, नॉर्थ पोल की तरफ फेस करके खड़ा है, इसमें साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ फेस करके खड़ा है। जब सेम पोल होते हैं एक दूसरे की तरफ तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी धक्का देते हैं और दूर दूर जाते हैं। यहाँ कोई कांटेक्ट नहीं था, बट सेम पोल होने की वजह से हर मैग्नेट ने अपने आप को क्या किया, एक दूसरे से क्या किया है, रिपेल किया है। जैसे कि ये चला जाएगा इधर, अब यहां पर है अपोजिट फेस होने की वजह से ये दोनों जो मैग्नेट हैं एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। यहां पहले कोई कांटेक्ट नहीं था, लेकिन अपोजिट फेस एक दूसरे के पास आने की वजह से एक फोर्स जनरेट हुई है जो कि बिना कांटेक्ट की वजह से हुई। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है किसी भी दो चार्ज या वन चार्ज और अनचार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसी फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगे, जिसके अंदर या तो दोनों के दोनों चार्ज हों या कोई भी एक ऑब्जेक्ट चार्ज्ड हो और दूसरा ऑब्जेक्ट अनचार्ज्ड हो। इन दोनों केसेस के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है। यानी कि हम बोले कि चार्ज जनरेशन की वजह से या चार्ज की वजह से जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगती है तो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। जैसे कई बार देखा होगा बच्चे गुब्बारे को यूं सिर से घिसा के और फिर दीवार पे चिपका देते हैं। क्या होता है कि जो हेयर्स के अंदर और जो बैलून्स के अंदर फ्रिक्शन हुआ है या जो भी आपस में फोर्स लगी है वो फोर्स चार्ज जनरेट कर देती है और चार्ज होने की वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। या फिर सेम चार्ज है, अगर दो सेम ऑब्जेक्ट को तुम रब करोगे तो दोनों पे सेम ही चार्ज आना है और सेम चार्ज हमेशा रिपेल करता है, अपोजिट चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर क्या होगा, जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, बट कैसे, जैसे अर्थ की तरफ हर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट किया जाता है। अर्थ क्या करती है, अपनी तरफ हर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, और ये किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। जो ग्रेविटी की वजह से फोर्स लगती है, अर्थ अपनी तरफ हर ऑब्जेक्ट को खींचती है, उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स।
आई थिंक यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद हम फ्रिक्शन शुरू करते हैं। फ्रिक्शन अभी पढ़ा हमने, क्या पढ़ा? जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आए लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। जैसे हम अर्थ के ऊपर या फर्श के ऊपर चल रहे होते हैं, तो इधर जैसे ये हमारा पैर है और ये फर्श है, तो इन दोनों के बीच में जो पैर है वो पीछे की तरफ धकेला जा रहा है और हम कहाँ जा रहे हैं? पैर से जमीन को पीछे की तरफ धकेला जा रहा है और जमीन फोर्स लगा के हमें आगे की तरफ भेज रही है। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और इसी को बोलते हैं हमें फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन भी कई तरह की है, जैसे कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन। उससे पहले कुछ या फिर टाइप ही पढ़ लेते हैं पहले। टाइप ऑफ फ्रिक्शन में क्या है? टाइप ऑफ फ्रिक्शन में है सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड इज स्लाइडिंग लिख लेते हैं इसके बाद, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और नेक्स्ट इज रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन को ही अगर थोड़ा सा एनहेंस कर दे तो वो हो जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। कैसे? स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं। जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हैं और उस पे हमने फोर्स लगा दी, जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हैं और उस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने के बावजूद भी अगर ऑब्जेक्ट में कोई चेंज, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता, यानी वो अपनी पोजीशन को वहीं रखता है जहां है, पोजीशन में चेंज नहीं होता, तो उसे बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। कि भाई स्टैटिक होता क्या है? रेस्ट। रेस्ट होगा तो मोशन कैसे हो जाएगा भाई? पोजीशन चेंज हो ही नहीं सकती। ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या पढ़ा? जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करें और फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, रेस्ट में ही है, तो उसे बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन को तुम बोल सकते हो मैक्सिमम, लिमिटिंग फ्रिक्शन को बोल सकते हो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी जब स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट सबसे हाई हो, या फिर ये बोले कि ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन को चेंज करने वाला ही हो। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, अगर हमने दीवार पे फोर्स लगाया तो दीवार नहीं हिलेगी भाई, वो अपनी जगह ही रहेगी, और वो नहीं हिल रही तब तक उसके ऊपर कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि उसको गिरा ही नहीं सकते हो, जेसीबी बुला के गिरा देंगे 1 मिनट में, क्यों? तो जेसीबी ने क्या कर दिया भाई? मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स लगा दिया, जिसका दूसरा नाम है लिमिटिंग फ्रिक्शन। पूछा जा सकता है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। स्टैटिक फ्रिक्शन जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहे फोर्स लगाने के बावजूद भी, और लिमिटिंग फ्रिक्शन जब वो रेस्ट से मोशन में आने वाला ही है, या फिर बोले कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रहा हो, यानी कि स्लाइड का मतलब तो पता ही होगा, स्लाइड क्या होता है। ठीक है,
तो ऐसे फ्रिक्शन को स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और रोलिंग में यानी जो रोल करता हुआ जा रहा हो उसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे इसके आगे फैक्ट अबाउट फ्रिक्शंस, कैसे कम किया जा सकता है, कैसे ज्यादा किया जा सकता है, क्या फैक्ट है इसके बारे में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।